हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र। हमारा टॉपिक था अपवाह तंत्र। इसके अंदर हमने सिंधु अपवाह तंत्र को पढ़ा, हमने गंगा अपवाह तंत्र को पढ़ा। गंगा अपवाह तंत्र में हमने दो बेसिन किए थे, एक तो गंगा का बेसिन और एक यमुना का बेसिन। गंगा के अपवाह बेसिन को हमने देख लिया था, जिसकी सहायक नदियों में हमने गोमती है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, हरियबंगा, भागीरथी और हुगली, दामोदर नदियों के बारे में पढ़ा। सोन नदी भी पढ़ी हुई है। अब हम देखने जा रहे हैं यमुना अपवाह बेसिन। अपना टॉपिक क्या होगा यहाँ पे? यमुना अपवाह बेसिन। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो यमुना नदी है, ये अपना विस्तृत अपवाह बेसिन रखती है। गंगा के अलावा भी गंगा में मिलती है, लेकिन इसका भी एक का खुद का विस्तृत रूप में, बड़े रूप में इसका अपवाह बेसिन है। ठीक है, इसको हम मैप में देखेंगे कौन सी नदी आकर के इसमें कहाँ पर मिलती है, अपवाह बेसिन में इसका ढाल कैसा है, सब देखेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ी थी गंगा नदी। ठीक है, इसी भाग में हम पढ़ेंगे इसके समानांतर नदी है वो यमुना नदी। ठीक है, यहाँ पे तो हमने पढ़ा भागीरथी अलकनंदा वाली नदी और यमुना गंगा नदी। ठीक है, उत्तराखंड में ही, यहाँ पर उत्तराखंड में ही जगह का नाम है, यहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर थी, इसके गंगोत्री ग्लेशियर है। इस गंगोत्री के पास में एक ग्लेशियर है बंदरपुछ। बंदरपुछ ग्लेशियर के बंदरपुछ ग्लेशियर के समीप यानी इसके पास में ही एक ग्लेशियर है। बंदरपुछ ग्लेशियर के समीप यमुनोत्री नामक स्थान से इसका क्या होता है? उद्गम। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुछ ग्लेशियर के समीप से। बंदरपुछ ग्लेशियर कहाँ पर है? जहाँ गंगोत्री नामक स्थान है। ठीक है, वहाँ पे एक ग्लेशियर है बंदरपुछ ग्लेशियर, उसके पास में एक स्थान का नाम है यमुनोत्री। वहाँ से यमुना नदी निकलती है और ये सब है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, उत्तराखंड में यहाँ पर ये यमुनोत्री है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ पर? यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना का उद्गम होता है। जब इसका उद्गम होता है, उसी समय इसकी उत्पत्ति इस उत्तर पश्चिम में हो गई। इसका ढाल देखें या इस नदी का प्रवाह देखें तो इसका प्रवाह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। ये पहले हिमाचल प्रदेश में जाएगी। यहाँ पे जो राज्य है भारत का हिमाचल प्रदेश, उस हिमाचल प्रदेश में ये जाती है। हिमाचल प्रदेश से ये घाटी में प्रवेश करती है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, उनकी घाटियों में ये प्रवेश करती है। प्रवेश करने पर इसकी ढाल हो जाएगी, इसका प्रवाह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की तरफ। इसको देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलते ही ये नदी हिमाचल प्रदेश में जाती है। पहले हिमाचल प्रदेश में जाने के बाद में ये घाटी में प्रवेश करती है। घाटी में प्रवेश करेगी कहाँ पर? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। पहले कौन सी थी? उत्तर पश्चिम। अब कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। यहाँ से हिमाचल से वापस आएगी, यहाँ पर हरियाणा में प्रवेश करेगी। हिमाचल से किस में प्रवेश करेगी? हरियाणा में। और इसकी दिशा हो जाएगी उत्तर से दक्षिण। कौन सी हो जाएगी? उत्तर से दक्षिण। हरियाणा के बाद में दिल्ली में प्रवेश करती है। देखो कितने जंक्शन है इसकी। दिल्ली में है, हरियाणा में है और हिमाचल में है और उत्तराखंड में है। ठीक है, दिल्ली के बाद में ये नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कहाँ प्रवेश करेगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये गंगा नदी जो है इसकी
ठीक है। गंगा नदी की सहायक ही है, तो इसके समानांतर बहती हुई काफ़ी लंबी दूरी तक इसके समानांतर बहती है और फिर जाकर के इस गंगा में मिलती है। यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये इसके साथ में प्रवाहित होती है, ठीक है। अंत में जाकर के प्रयाग या इलाहाबाद के पास में ये गंगा में मिलती है। तो हम बात करें इसको याजू नदी का सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में हम इसको याजू नदी मानते हैं। याजू नदी का उदाहरण है यमुना नदी। याजू नदी क्या होती है? मुख्य जो नदी होती है उसके समानांतर लंबी दूरी तक उसके समानांतर जाकर के आगे जहाँ पे तटबंध कम मिलेंगे वहाँ पे जाकर के ढाल के अनुसार उसके अंदर मिलती है, यानी काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद में मिलती है। तो समानांतर चलने वाली नदी को याजू नदी कहते हैं। तो ये याजू नदी का उदाहरण है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसके दाएं तट पर कोई नदी आकर के नहीं मिलती, बाएं तट पर सभी नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? यहाँ पे इसकी सहायक नदियों में हम बात करें तो इधर से मध्य प्रदेश से एक नदी आती है। उस मध्य प्रदेश से जो नदी आती है यहाँ पर चंबल नदी, वो चंबल नदी आकर के इसके अंदर मिलती है। चंबल के बाद में यहाँ पे सिंध आती है, सिंध के बाद में यहाँ पे बेतवा आती है और इसमें एक नदी आती है केन। ये नदियाँ इसकी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। और ये जो चंबल नदी है इसमें राजस्थान से एक नदी आकर के मिलती है बनास। इधर से आती है काली सिंध, काली सिंध मिलती है। इसमें पार्वती भी मिलती है, ठीक है। और इसमें सिपरा नदी भी मिलती है। तो ये जो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना की, ठीक है। ये बात तो हो गई इसकी सहायक नदियों की। ये निकलती कहाँ से हैं? यहाँ से यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। फिर ये हिमाचल प्रदेश में जाती है, निकलने के बाद में उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल में जाती है, हिमाचल से हरियाणा में आती है, हरियाणा से दिल्ली में आती है और दिल्ली से ये यूपी में आएगी। यूपी के बाद में ये यूपी में प्रयाग इलाहाबाद के पास में ये गंगा में मिल जाती है। ये तो चर्चा हो गई मुख्य। इस नदी को क्या कहते हैं? याजू नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये बात। अब मुख्य बात ये है कि ये जो नदी है ये नदी अपहरण करती है। नदी अपहरण, दूसरी नदियों के जल को अधिग्रहण करने वाली नदी भी कहलाती है, ठीक है। यानी शीर्ष अपरदन के कारण ये नदी अपने शीर्ष अपरदन होगा जहाँ से निकलती है वहाँ पर इसको शीर्ष अपरदन कहते हैं, जिसके कारण ये जो नदी है ये नदी दूसरी नदी के जल को अधिग्रहण कर लेती है, जिसके कारण इसको नदी अपहरण नदी कहते हैं, जल अधिग्रहण क्षेत्र वाली नदी कहते हैं। किसका करती है? सरस्वती नदी का। एक बार उदाहरण देख लो, जैसे हम डायग्राम में देखें, मान लो ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे मान लो ये डायग्राम है, यहाँ पे ये नदी बह रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये नदी बह रही थी, इस क्षेत्र में ये नदी है सरस्वती नदी। कौन सी नदी बह रही है? सरस्वती नदी बह रही थी इस क्षेत्र में, ठीक है। इस भाग में सरस्वती नदी बह रही है। यहाँ पर यमुना नदी का जो बेसिन है, ये जो बेसिन है वो किसका है? यमुना नदी का। यहाँ तक, यहाँ से मान लो यमुना नदी निकल रही है इस क्षेत्र में, ये भाग है यमुना का। यमुना नवीनतम नदी की जो जलधारा है, ये पुरानी नदी है सरस्वती नदी, ठीक है। इसके मार्ग में यहाँ पे ये जो इसकी गहराई है वो कम है, इसकी गहराई ज़्यादा है। अगर गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पे उसका प्रवाह या उसका वेग भी ज़्यादा होता है। तो ये नदी क्या करती है? अपने इस मार्ग को, यहाँ पे ये नदी यहाँ से बहती है तो इस शीर्ष अपरदन को, शीर्ष का मतलब है जहाँ से निकलती है, इस शीर्ष अपरदन का ये कटाव करती रहती है, यानी आगे बढ़ती रहती है अपने कटाव करके, यानी पीछे सरकती है। मान लो यहाँ से कोई नदी बह रही है तो इस क्षेत्र में कटाव करके ये नदी पीछे होती जाती है, ठीक है। तो पीछे होती जाती है यहाँ पर कौन सी? यमुना। ये तो नदी है सरस्वती, ये नदी है यमुना। ये पीछे जाती है और अपना शीर्ष अपरदन करती है, शीर्ष अपरदन करके अपनी घाटी को इतना गहरा कर लेती है कि ये सरस्वती का पानी भी इसमें आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से तो निकलती है नदी, लेकिन ये शीर्ष अपरदन करके इसके पानी को भी अपने अंदर मिला लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इस भाग में, इस शीर्ष वाले भाग में ये सरस्वती का पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और यमुना का है इसमें। तो ये जो भाग है ये तो सूख जाएगा, क्योंकि इसमें तो पानी जाएगा ही नहीं अब, क्योंकि इसका पानी तो कहाँ आ रहा है? इस नदी में आ रहा है, इस यमुना नदी की घाटी में आ रहा है। और यहाँ पे जो सरस्वती नदी है इसका पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो सरस्वती नदी जो विलुप्त हुई उसका कारण है यमुना नदी,
यमुना नदी में सरस्वती नदी का पानी आने लग गया, जिसके कारण उसका जो यहाँ पे जो सरस्वती नदी बहती थी वो सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, जिसका अधिग्रहण किसने कर लिया? यमुना नदी ने कर लिया है। ठीक है, तो जल अधिग्रहण करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है, ये सर्वोत्तम उदाहरण है, विश्व में भी सर्वोत्तम उदाहरण इसको माना जाता है, यमुना नदी को, जो कि सरस्वती नदी का जल अधिग्रहण करने वाली नदी है। ठीक है, इसका अपवाह है, इसका जो अपवाह है इस यमुना नदी का, वो मृदा कटाव के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा मृदा कटाव करता है, जिसके कारण वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो बीहड़ों के लिए कुख्यात है। यहाँ पे मृदा कटाव का मतलब हो गया अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन जब चलती हुई ये गड्ढे घालती हुई उछलती हुई चलती है अपने मार्ग में, जिसके कारण उस क्षेत्र में गड्ढे पड़ जाते हैं जगह जगह, जिसके कारण वो उत्खात भूमि बन जाती है। ठीक है, और उत्खात भूमि के बाद में वो बंजर भूमि बन जाएगी और उसके अंदर बेहड़ होंगे, यानी वन होंगे। बेहड़ों वाली भूमि जो है, इस चंबल को और यमुना को बेहड़ वाली भूमि कहते हैं, या अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कहते हैं, जो मृदा कटाव में सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। इसका ढाल आपको बता दिया है, सबसे पहले उत्तर पश्चिम में, उसके बाद में यमुना का ढाल उत्तर पश्चिम में दक्षिण पश्चिम जाती है, फिर उत्तर से दक्षिण, फिर दक्षिण पूरा होकर के इस गंगा के समानांतर आगे बढ़ती हुई जा करके इसके अंदर मिल जाती है, इसकी सहायक नदी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक मृदा कटाव का उदाहरण करने वाली नदी भी यमुना नदी अपवाहशीन है। ठीक है, यमुना, चंबल व उसकी सहायक नदियाँ अवनालिका अपर्दन करती हैं। सहायक नदियों में कौन कौन से आ गई? जिसमें बनास भी आ जाती है अवनालिका में, इसमें पार्वती, काली सिंध ये भी आ जाती है, केन, बेतवा ये भी आ जाती हैं, सिंध वाली। ठीक है, काली सिंध अलग है और सिंध अलग है। सिंध तो यमुना की सहायक नदी है, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। ध्यान रखना, काली सिंध अपने झालावाड़ से संबंधित है, सिंध नदी है वो एमपी से संबंधित है। अभी पढ़ेंगे, एमपी में विदिशा के पास से निकलती है, मालवा के पठार से, और इटावा में जाकर के यमुना में मिलती है, मुरादगंज के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे यमुना नदी है, इसकी सहायक नदियों में चंबल की बात करें हम, अगर चंबल भी देखें तो चंबल भी उत्खात भूमि को जो बनाने में अपना योगदान देती है। उत्खात भूमि में अपना हिस्सा है इसका, चंबल का भी यमुना का भी है। दोनों के बीच वाली इस भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, बीहड़ों वाली भूमि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र से। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? महू क्षेत्र है। महू क्षेत्र में एक पहाड़ी का नाम है जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है और मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में बहती है, कोटा के बाद में बूंदी और टोंक से होते हुए यहाँ पे सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये यूपी में प्रवेश कर जाएगी और यहाँ पे इटावा, मुरादगंज के पास में यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी की बात कर रहा हूँ, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ये निकलती तो एमपी से है, एमपी के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में यहाँ पे कोटा है, यहाँ बूंदी है, टोंक है और सवाईमाधोपुर, इसकी सीमा से होते हुए करौली, धौलपुर में होते हुए यूपी में यहाँ पे प्रवेश कर जाती है और यूपी में जाकर के ये इटावा या मुरादगंज के पास में यमुना में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है इधर वाली बाएं तट पर आकर के मिलने वाली बनास नदी। इस नदी को क्या कहते हैं? बनास। ये नदी है चंबल। ठीक है, ये नदी है यमुना। यहाँ पर बनास नदी है। बनास नदी अपने राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है। राजसमंद जिले से निकल करके यहाँ पे राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकल से मंदजोर जिला है, राजसमंद में मंदजोर क्षेत्र है, उसके निकलती है, भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा के बाद में ये टोंक में जाती है। ठीक है, टोंक से होते हुए सवाईमाधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर ये इसमें मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे रामेश्वर में मिल करके ये चंबल में मिल जाती है और अपने पानी को यमुना तक ले जाती है। ठीक है, ये बनास है। यहाँ पे नदी है काली सिंध। कौन सी नदी है? काली सिंध, जो झालावाड़ से होते हुए और ये चंबल में मिलती है। और यहाँ पर कोटा नामक स्थान पे, झालावाड़ के पास में यहाँ कोटा नामक स्थान है। झालावाड़ में कोटा स्थान है, कोटा जिला अलग है और कोटा स्थान भी है। यहाँ पे इसके बाद में ये पार्वती नदी है, ये भी यहाँ पे आकर के इसमें चंबल में मिलती है। शिप्रा नदी है। उज्जैन जो है एमपी का एक शहर है उज्जैन शहर,
उज्जैन नगर है वो उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे पे है, और शिप्रा एक किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है, ठीक है, शिप्रा के सहायक में। इसके बाद में हम बात करें मुरादगंज के पास में यमुना में ये मिल जाती है चंबल नदी। मुरादगंज कहाँ है, यूपी में, इटावा के पास में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इसकी नदी की, कौन सी नदी है, सिंध नदी है। सिंध नदी है, चंबल के बाद में इसमें मिलने वाली जो नदी है सिंध नदी है। सिंध नदी निकलती है मध्य प्रदेश के विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा के पास से निकलती है, जो कि मालवा के पठार पर है। ये क्षेत्र है मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है मालवा के पठार से, और मालवा के पठार से निकलने के बाद में इटावा के पास ये यमुना में मिल जाती है। इटावा यानी मुरादगंज के पास में, किस में मिल जाएगी, यहाँ पर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। फिर अगली नदी है बेतवा। ये नदी कौन सी है, बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और बेतवा का उस समय नाम है चित्रावती, इसको चित्रावती नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी को, बेतवा को। बेतवा का दूसरा नाम क्या है, चित्रावती, चित्रावती नदी भी इसको कहते हैं। बेतवा का नाम है चित्रावती, ठीक है। ये भोपाल के पास से निकलती है, भोपाल के पास से निकलती है बेतवा नदी। और ये हमीरपुर, हमीरपुर कहाँ पर है, यूपी में। ये क्षेत्र कौन सा है, हमीरपुर, यूपी में। ये किस में मिल जाएगी, यमुना में, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, प्राचीन साहित्यों में इसको सुक्ति माता भी कहते हैं। चित्रावती तो इस कहते हैं, लेकिन इसको प्राचीन साहित्यों में सुक्ति माता भी कहते हैं, सुक्ति माता, ठीक है। तो बेतवा नदी है, अगर बेतवा नदी का उद्गम देखें तो कहाँ पर है, भोपाल के पास। भोपाल कहाँ है, एमपी में, भोपाल के पास से निकलती है, ठीक है। और मिलती कहाँ है, हमीरपुर। हमीरपुर कहाँ पर है, यूपी में, यूपी में यमुना में मिल जाती है। किस में मिलती है, यमुना में। तो यमुना की सहायक नदी बेतवा होगी, ठीक है। अगली बात करें हम केन की। यह नदी कौन सी है, केन नदी। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एमपी के सतना, जो एक सतना नामक गांव है उसके पास से होती है। सतना क्षेत्र के पास से इसका उद्गम होता है, और फतेहपुर के पास यमुना मिलती है। देखिए फतेहपुर एक यूपी का शहर है, और फतेहपुर अपने यहाँ राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ के पास में भी है। तो ये फतेहपुर दूसरा है। यहाँ फतेहपुर सीकरी याद आया होगा आपको, यहाँ पे लाल किला भी है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पे फतेहपुर में ये कहाँ पर मिलती है, यमुना में, यूपी में, ठीक है। निकलती कहाँ पर है, सतना क्षेत्र से। सतना कहाँ है, एमपी में, ठीक है। एमपी से निकलती है और फतेहपुर में जाकर के यूपी में ये यमुना से मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी, केन नदी। इस नदी का नाम क्या है, केन। यह नदी कौन सी है, बेतवा, ठीक है। यह नदी कौन सी है, सिंध, ठीक है। यह नदी कौन सी है, केन नदी है, जो कि सतना से निकलकर फतेहपुर यूपी में इसमें मिल जाती है। अब देखो इस केन नदी के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो पन्ना नेशनल पार्क है एमपी का, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क, ध्यान रखना इसको, पन्ना नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एमपी का, वो इस केन नदी के बेसिन में ही है। इस केन नदी का अपवा बेसिन है, उसी के अंदर ये स्थित है पन्ना नेशनल पार्क एमपी में, यहाँ पर, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क किस नदी के अपवा बेसिन में स्थित है, केन नदी के अपवा बेसिन में स्थित है। ये हो गया आपका यमुना अपवा बेसिन। दाएं तट पर, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल से जाती है, हिमाचल से हरियाणा में, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश में आकर के और गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदियों में यहाँ पे चंबल नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से प्रवेश करके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए, और ये यमुना में उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है, मुरादगंज के पास में, इटावा में, ठीक है। यहाँ पर इसमें बाएं तट पर एक नदी आकर के मिलती है, बनास, ठीक है। बनास नदी रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में आकर के इसमें मिल जाती है। फिर इसमें दाएं तट पर कालीसिंध आती है, पार्वती आती है, शिप्रा नदी आती है। किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल की सहायक नदियाँ है शिप्रा, पार्वती, बनास और कालीसिंध, ठीक है। फिर यहाँ पे नदी है सिंध नदी, ये जो एमपी की विदिशा से निकलती है और यहाँ पे यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। और फिर बेतवा नदी है, बेतवा नदी भी एमपी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना से मिल जाती है। यहाँ पे केन नदी है, एमपी से निकलती है और यूपी में जाकर के इस यमुना में मिल जाती है। फिर यहाँ पे यमुना से मिल करके ये नदी, यमुना नदी, इसका सबका जल लेकर के आगे बढ़ती है और गंगा में जहाँ पे मिलती है, यहाँ प्रयाग में
कहाँ मिलती है? प्रयाग इलाहाबाद में मिलती है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कम बुकों में देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम बनता है प्रयाग में, वो किन किन नदियों का बनता है? एक 3 नदियों के जहाँ पे जल मिलते हैं वहाँ पे इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। यानी 3 नदियाँ आकर के अपने जल को यहाँ एक जगह डालती हैं, तो वहाँ पे 3 नदियों के जल को क्या बोलते हैं? यहाँ पे त्रिवेणी संगम। ठीक है, यहाँ पे 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है यमुना नदी, एक है गंगा नदी और एक है सरस्वती नदी। जो इसका जल अधिग्रहण किया था यमुना ने सरस्वती नदी का, वो पानी कहाँ पर आया? इस क्षेत्र में आया। ठीक है, तो इसका जल अधिग्रहण किया हुआ क्षेत्र से जो पानी आ रहा है यमुना सरस्वती का, वो यहीं पे आके मिलेगा। तो 3 नदियों का पानी यहाँ पे आता है, मुख्य 3 नदियाँ सरस्वती का, यमुना का और चंबल का। तो त्रिवेणी संगम है यहाँ पे। त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का है? एक तो सरस्वती का जल, यमुना नदी और गंगा नदी। इनको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी यमुना अपुआ बेसिन की। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है वो नदी 3 देशों से संबंधित है। कौन कौन से देश हैं? 3 देशों से संबंधित है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे बात करें तो मानसरोवर झील है, उसके पास से, मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है हिमालय पार, हिमालय को पार करके, हिमालय के समानांतर बहते हुए। ठीक है, हिमालय के समानांतर बहते हुए ये नदी अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय का मतलब ये, ठीक है, अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसके पास से होते हुए ये अपने भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जाकर के यहाँ पे ये गंगा में मिलती है। ये नदी कौन सी आती है? गंगा। इस गंगा में मिलती है और यहाँ पे डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यह तो मुख्य बात हो गई इसकी। चीन से संबंधित है, भारत से संबंधित है और बांग्लादेश से संबंधित है। 3 देशों से संबंधित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र अपुआ बेसिन, नदी तंत्र भी बोल सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये जो नदी है, ये नदी यहाँ पर इस मानसरोवर झील के पास में आंगसी ग्लेशियर है। 3 है इसके उद्गम क्षेत्र में, आप 3 नाम ले सकते हो। आंगसी ग्लेशियर भी आ सकता है, आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, और इसके अंदर है चिमायुंगडुंग, यहाँ चिमायुंगडुंग, इसका चिमायुंगडुंग ग्लेशियर और खुबी ग्लेशियर, खुबी ग्लेशियर से निकलती है। यांगसी ग्लेशियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, खुबी ग्लेशियर, यहाँ से मानसरोवर झील के पास में ये ग्लेशियर है। यहाँ से इसका पानी एकत्रित होता है और आकर के ये हिमालय के समानांतर बहते हुए यहाँ अरुणाचल में ये नामचा बरवा नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करके असम, अरुणाचल प्रदेश में, असम में होते हुए असम से ये किस में? बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और बांग्लादेश में बाद में गंगा में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस नदी का उद्गम माना जाता है आंगसी, चिमायुंगडुंग और खुबी ग्लेशियर से। ठीक, अब इसका अन्य नाम देखते हैं। इस नदी जो है, इसके अन्य नामों से इसको जाना जाता है। यहाँ पर इसको सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। कहाँ पर कहते हैं? चीन में, तिब्बत चीन में। यहाँ पे क्या कहते हैं? इसको सांगपो। यहाँ अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग। इस नदी को दिहांग कहा जाता है। दिहांग के बाद में अगर ये असम में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद में यहाँ पर जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना कहते हैं। इसको क्या कहते थे? पद्मा। गंगा को क्या कहते थे? पद्मा नदी। ठीक है,
जमुना कहते हैं। जब इसमें मेघना का जल मिल जाता है तो इसको मेघना का डेल्टा भी कहते हैं, मेघना का डेल्टा। देखो कितने नाम हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी है उसके कितने नाम हैं। यहाँ पे चीन में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, और यहाँ पर जब असम में प्रवेश करेगी तो इसको क्या कहेंगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसको जमुना कहते हैं, और जब डेल्टा बनेगी उस समय इसको मेघना का डेल्टा कहते हैं। तो इतने नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम इस नदी की, तो ये है नदी गुम्फित व्यवहार करती है, ब्रेंडेड रिवर है। कैसा व्यवहार करती है, गुम्फित व्यवहार करती है। गुम्फित यानी वेणी की तरह व्यवहार करती है। जब लेडीज अपनी चोटी को गूंथती है तो 3 लटों को एक साथ यहाँ पे गूंथते हुए चलती है। ठीक है, लेडीज जब अपनी चोटी को गूंथती है तो 3 को एक साथ गूंथती हुई चलती है। तो यहाँ पर हम बात करें इसकी, तो ये वेणी की तरह व्यवहार करती है। उन चोटी को, लेडीज की चोटी को कहते हैं वेणी। ठीक है, तो गुम्फित ब्रेंडेड रिवर है ये, इसका मतलब गूंथती हुई चलती है। यहाँ पे इसकी धाराएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये आपस में गूंथती हुई चलती है, और इसके बीच वाले भाग में जब ये गूंथती हुई चलती है तो इसके बीच में इसके मलबे से एक यहाँ पे ढेर हो जाता है, यहाँ मलबा जमा हो जाता है। उस मलबे को काफ़ी समय के बाद में वो मलबा इतना ऊंचा हो जाएगा कि चारों तरफ उसके पानी है। ठीक है, बीच में वो मलबा ऊपर हो गया तो वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। द्वीप क्या कहते हैं, वो स्थल भाग जिसके चारों ओर पानी हो, तो वो नदी का पानी उसके चारों ओर हो जाता है। वेणी की तरफ चलेगी तो बीच में वहाँ पे अवसाद जमा हो जाएगा, जिससे वो द्वीप बन जाएगा, जिससे यहाँ पर एक द्वीप निर्मित करने वाली नदी भी इसको कहते हैं। वो द्वीप है यहाँ पे मांजुली द्वीप। कौन सा है, मांजुली द्वीप, नदीकृत द्वीप है मांजुली द्वीप, जो नदी के मध्य में है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप माना जाता है मांजुली। लेकिन जो अमेरिका की है अमेजन बेसिन, उसके अंदर मेरेजो जो द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अब माना जाता है। पहले मांजुली को माना जाता था। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ गया मांजुली द्वीप। ठीक है, नदीकृत द्वीप है ये। ठीक है, गुम्फित नदी किसको कहते हैं, जो वेणी की तरह चलती है, यानी अनेक शाखाओं को बांटते हुए वापस एक हो जाए, अपनी शाखाओं को बांटते हुए उन शाखाओं का वापस एक हो जाए, वो नदी गुम्फित व्यवहार करने वाली नदी कहलाती। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें। सहायक नदियों में यहाँ पे एक तो नदी है तीस्ता। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पहले गंगा की सहायक थी, अब किसकी है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। यहाँ पे नदी है मानस। यहाँ पे तो कौन सी है, तीस्ता इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे नदी है मानस। ठीक है, यहाँ पे दिबांग नदी है, दिबांग इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर इस किनारे पर ही, इसके बाएं तट पर ही सुबनसिरी है। यहाँ पे नदी का नाम है सुबनसिरी, सुबनसिरी। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है लोहित। इस नदी पर यहाँ पर है लोहित नदी, लोहित। ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तीस्ता है, मानस है, दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, कपिली भी है। एक नदी है कपिली, वो इसके इस बाएं तट पर आकर के मिलती है। इस नदी को कहते हैं यहाँ पे कपिली। इसको क्या कहते हैं, कपिली नदी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर मेघना नदी आकर के मिलती है, मेघना, और इस मेघना में बराक नदी आकर के मिलती है, जिसको यहाँ पे सूरमा कहते हैं। जिस नदी को यहाँ पे क्या कहते हैं, सूरमा, जिसको भारत में बराक कहा जाता है। ये यहाँ म्यांमार से आती है बराक नदी, बराक। इसका नाम क्या है भारत में, सूरमा, सूरमा। ये बराक नदी मिलती है मेघना में। मेघना मिलती है किसमें, यहाँ पे इस गंगा और जमुना में। यहाँ इस पद्मा और जमुना का एक मिलन हो जाता है, इसमें पद्मा कहते हैं। यहाँ पे पद्मा में मेघना मिलती है, मेघना के अंदर बराक नदी मिलती है। ठीक है, तो इन नदियों का यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक कौन कौन सी हैं, मेघना भी है इसकी सहायक नदी, ये ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, यहाँ पे बराक भी इसकी सहायक नदियों में आती है। यहाँ पर कपिली है, यहाँ पे लोहित है, यहाँ पे दिबांग है, और यहाँ पे इस खुद ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे दिहांग कहते हैं। यहाँ पे सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, मानस इसकी सहायक नदी है, और यहाँ पे तीस्ता इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियों में आती हैं ब्रह्मपुत्र। आगे बात करें इसके अंदर ये कहाँ पर एंटर होती है,
गोलपाड़ा नामक स्थान पे, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के गोलपाड़ा नामक स्थान पे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है असम से। बांग्लादेश, यहाँ पे इस क्षेत्र का नाम है बांग्लादेश के गोलपाड़ा के समीप ये बांग्लादेश में इंटर करती है। गोलपाड़ा कहाँ का है? असम का, और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गोलपाड़ा के समीप। गोलपाड़ा कहाँ का है? असम का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश में जाकर के ये अपना डेल्टा बना करके सुंदरबन का डेल्टा बना लेते हैं गंगा के साथ मिल करके। इसके बाद में हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।